गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50% रेंज लैंड्स जो हैं वो डिग्रेड हो चुके हैं। तो पहले तो हम देखते हैं यूएनसीसीडी है क्या। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है प्रोटेक्ट रिस्टोर करने के लिए लैंड को और डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट को कॉम्बैट करने के लिए। 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया था। 1996 में इफेक्टिव हुआ। वन ऑफ द थ्री रियो कन्वेंशन है ये। बाकी के दो कौन से हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNFCCC। ओके, इसका सेक्रेटरीट जो है वो बॉन में है, जर्मनी में। इसके गोल्स यही हैं कि प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना लैंड को, सेफ, जस्ट और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करना, इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन को मिटिगेट करना, फूड, वाटर, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल इंश्योर करना। ठीक है। अब रेंज लैंड्स क्या होते हैं? ये लार्ज एरियाज ऑफ लैंड होते हैं जो ग्रासेस, श्रब्स, वुडलैंड्स, वेटलैंड्स या डेजर्ट से कवर्ड होते हैं और लगभग 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 54% जो टेरेस्ट्रियल सरफेस है वो रेंज लैंड्स ही हैं। लो और एरेटिक प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पर, पुअर ड्रेनेज है, रफ टोपोग्राफी रहती है, लो सॉइल फर्टिलिटी होती है। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? कार्बन की स्टोरिंग के लिए, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर्स और वेटलैंड्स को सपोर्ट करते हैं ये, कार्बन को इन द ग्राउंड रखते हैं। ठीक है। ये एरियाज जो हैं बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज को भी सपोर्ट करते हैं। 1/6 ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन भी इन्हीं एरियाज से होती है। अगर हाइलाइट्स देखें इस रिपोर्ट की तो ओवरऑल कहा गया है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड के जो रेंज लैंड्स हैं वो डिग्रेड हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ या लैंड यूज़ या ग्रोइंग फार्म लैंड्स की वजह से। बहुत ही साइलेंटली ये जो है रेंज लैंड्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए पब्लिक रिएक्शन भी जनरेट नहीं होता। ठीक है। अब हाइलाइट्स अगर हम देखें इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, तो इंडिया में पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो लाइफ स्टॉक रेयरिंग और मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। 4% नेशनल जीडीपी में, 26% एग्रीकल्चर जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इनकी जो है राइट्स की और इनको एक्सेस टू मार्केट्स जो है वो बेटर देने की ज़रूरत है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20 मिलियन और मोर पीपल जो है वो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ में और एग्जैक्ट है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नंबर से ज़्यादा और ये एग्जिस्ट करते हैं। ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इनका पॉलिसी डिसीजंस में कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। अब ग्रासलैंड्स के बारे में कहा गया है कि लेस देन 5% ऑफ इंडिया के ग्रासलैंड्स फॉल विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज। कुछ लॉज भी बनाए गए हैं जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें पेस्टोरलिस्ट को जो है वो कुछ ग्रेजिंग राइट्स दिए जाते हैं अक्रॉस द स्टेट इन आवर कंट्री। अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है सोशोलॉजिकल रोल जो है रेंज लैंड्स और पेस्टोरलिज्म का वो जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरप्लस ऑफ द आरबीआई। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बिग बूस्ट हुआ है अभी फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस या डिविडेंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि एक 141% जंप है ओवर लास्ट ईयर का डिविडेंड। ठीक है। ये जो है पूरा मेंशन किया गया है कि पिछले कुछ सालों में कितना डिविडेंड पे किया गया है। अब डिविडेंड तो आप तभी पे करते हो ना जब आप कुछ प्रॉफिट बनाते हो। तो आरबीआई कैसे प्रॉफिट बनाता है? आरबीआई एक फुल सर्विस सेंट्रल बैंक है। इसका सिर्फ रोल ये नहीं कि सिर्फ इन्फ्लेशन या प्राइसेस को ही चेक में रखे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग्स को भी मैनेज करता है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे करता है ये जिससे कि ये प्रॉफिट बना लेता है, जैसे कि फॉरेन करेंसी असेट्स में जो है जो ये डीलिंग करता है उसमें इनको रिटर्न ऑफ इनकम मिलती है। इनके पास बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स की, जिसमें इंटरेस्ट इनकम आती है इनको, या दूसरे सेंट्रल बैंक्स में भी इनके डिपॉजिट्स होते हैं। और ये रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को भी जो खरीदता है उसमें भी जो है इंटरेस्ट आता है, वो इनकी इनकम हो जाती है। अब आरबीआई जो है वो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है, तो इसलिए जो इनके ओनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको इनको डिविडेंड पे करना पड़ता है जितने भी ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसको आरबीआई को इनिशियली तो 1935 में एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक बनाया गया था, लेकिन इसको नेशनलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा 1949 में। और जो ये ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस होता है ये सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट को किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेग्लेरिया फाउलरी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 5 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस से डील कर रही थी, जो कि नेग्लेरिया फाउलरी से होती है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से, उसकी अभी डेथ हो गई है कोझिकोड में। तो ये नेग्लेरिया फाउलरी है क्या? एक फ्री लिविंग अमीबा है, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि वार्म फ्रेश वाटर या सॉइल में रहता है
और ये बॉडी में नोज़ के थ्रू एंटर कर जाता है। 46 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है वो इसके लिए कंड्यूसिव होता है ग्रोथ के लिए। ये वार्म फ्रेश वाटर लेक्स या रिवर्स में पाया जाता है। तो ये होता क्या है कि जब लोग स्विमिंग करते हैं तो ये नोज़ से जो है बॉडी में चला जाता है और ये ब्रेन में एंटर कर जाता है, जहाँ पर ये ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है और स्वेलिंग कॉज करने लगता है। अब प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलोपाइटिस जो है ये बीमारी होती है जो नेगेलेरिया फॉगरी से होती है। बेसिकली एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है, पर याद रखो ये नॉन कम्युनिकेबल है। सिम्टम्स इसमें इनिशियली आते हैं हेडेक, फीवर, नोजिया, और अल्टीमेटली पर्सन जो है वो कोमा में चला जाता है। जैसे ही लोगों को सिम्टम्स आते हैं उसके 1 से 18 दिन के बीच में जो है पर्सन जो है मर जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स कोई इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैरोस बाय जेनी एर्पेनबेक, ये जो कि माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट की है, इस बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2024 का। ये अवार्ड किया जाता है हर साल फाइनेस्ट सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए अराउंड द वर्ल्ड, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। ये प्राइज़ 2005 से दिया जा रहा है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ कहते थे इसको पहले। उससे पहले जो है ये प्राइज़ जो है बाइनियली दिया जाता था, बाद में इसको एनुअल कर दिया गया। और रीडिंग क्वालिटी फ़िक्शन जो है एनकरेज करने के लिए प्राइज़ दिया जाता है। और ये इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कि लॉन्ग फॉर्म फिक्शन होनी चाहिए ओरिजिनली इंग्लिश की, और पब्लिश होनी जो ऑथर है वो किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, लेकिन ये पब्लिश यूके या आयरलैंड में होनी चाहिए। 50,000 पाउंड्स का प्राइज़ मनी होती है जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों में इक्वली डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम वानी स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम के अंडर, वो 2 लाख मार्क जो है वो क्रॉस कर चुके हैं हमारी कंट्री में। पीएम वानी स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिसंबर 2020 में शुरू की थी, अफोर्डेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए रूरल और रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में। एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिस जो बनाएंगे उसके थ्रू जो है ये वाईफाई दिया जाता है। एक ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है, मतलब मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स एक ही जो है सिंगल प्लेटफॉर्म से जो है ये सर्विसेज दे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला तो पब्लिक डेटा ऑफिस जो कि एस्टैब्लिश करता है वाईफाई हॉटस्पॉट्स और इंटरनेट एक्सेस देता है यूज़र्स को। फिर होता है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग सर्विसेज देता है पीडीओज़ को। ठीक है, जिसमें कि जैसे आपके स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो पीडीओज़ बन सकते हैं। फिर होता है आपका ऐप प्रोवाइडर जिन्होंने ऐप बनाई है रजिस्टर्ड यूज़र्स को रजिस्टर करके ये एक्सेस देने के लिए वाईफाई का। फिर है आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री जो कि ऐप प्रोवाइडर्स पीडीओज़ और पीडीओएस को जो है डेटा मेंटेन करती है। अब इसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पब्लिक हॉटस्पॉट्स में पीएम वानी स्कीम के अंडर एक रेलेवेंट ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर एक पेमेंट करके जो है आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हैं सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी के, ये जो अक्यूज्ड होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के उनको भी जो है वो दिए जा सकते हैं। तो सेक्शन 436A क्या कहता है? 1973 के सीआरपीसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि अंडर ट्रायल है उसने अपनी मैक्सिमम पीरियड ऑफ सेंटेंस का हाफ पीरियड जो है वो जेल में काट दिया है तो उसको जो है वो जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पर। ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये सब जो है कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन याद रखो कि अगर किसी भी ऑफेंस में डेथ सेंटेंस जो है पनिशमेंट है तो फिर उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कोर्ट को अगर प्रोवाइड करे पब्लिक प्रोसिक्यूटर रीजंस राइटिंग में कि इस पर्सन को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसको बेल नहीं दी मिलनी चाहिए, तो जो है वो सेक्शन 436A जो है कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी ये कंप्यूट कैसे करा जाता है मैक्सिमम पनिशमेंट का टाइम और कि उसने कितना टाइम काट लिया जेल में, उसमें अगर उसने उस अक्यूज्ड ने जानबूझकर डिले करवाया हुआ है प्रोसीडिंग्स में तो उस टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 436A जो है वो स्पेशल एक्ट्स पर भी लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना डाला जाए उन पर्टिकुलर एक्ट्स में कि ये यहाँ पर सेक्शन 436A के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर जो है वो अरेस्ट वारंट्स चाह रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और 3 हमास लीडर्स के अगेंस्ट फॉर वॉर क्राइम्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, रोम स्टैट्यूट से बनाई गई। इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी है वो है रोम स्टैट्यूट, जो कि जुलाई 1998 में अडॉप्ट किया गया था। हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। 123 नेशंस इसके स्टेट पार्टीज़ हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंडिया जैसे, चाइना, रशिया, यूएस वो इसके मेंबर नहीं है। फंडिंग जो है इसमें स्टेट पार्टीज़ या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आती है। 18 जजेस इसके मेंबर्स होते हैं। 3 जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंसी में होते हैं। जो ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन से केसेस जो हैं वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में आते हैं उनको डिसाइड करना। ठीक है। जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है आईसीसी की? आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स को हैंडल करता है, लेकिन आईसीसी जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस रखता है। तो आईसीसी तभी एक्शन ले सकता है जब कंट्री जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया गया या तो वो पार्टी हो रोम स्टैट्यूट की, या फिर परपेट्रेटर जिसने किया है वो एक्शन या फिर वो जो ऑफेंस वो पार्टी हो रोम स्टैट्यूट की, उसकी कंट्री। ठीक है। आईसीसी जो है वो सिर्फ जुरिस्डिक्शन तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब कोई नेशनल कोर्ट उस पर्टिकुलर कंट्री का अनविलिंग हो उस पर एक्शन लेने के लिए, उस क्राइम के ऊपर एक्शन लेने के लिए। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जो 2002 के बाद से किए गए हैं, क्योंकि जब आईसीसी जो है वो इन्फोर्स हुआ था। जबकि ये यूएन की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इनका यूएन के साथ चलता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So today you may be feeling some disturbance in my voice because I have a sore throat. So please adjust accordingly. Okay. So the first topic is thematic report on rangelands and pastoralists. This topic is important for your environment section. So UN Convention to Combat Desertification has released the Global Land Outlook thematic report on rangelands and pastoralists. So as per this report, up to 50% of rangelands are degraded. So what is this convention? It is a legally binding agreement which protects and restores land and combat desertification and drought. It was adopted in 1994 and it became effective in 1996. It is one of the 3 Rio Conventions. The other 2 are UN Convention on Biological Diversity and the UN Framework Convention on Climate Change. So its permanent secretariat is located in Bonn, that is in Germany. Okay, so it has a goal to protect and restore land, ensure a safe, just and more sustainable future, mitigate the impact of land degradation, and provide food, water, shelter, and economic opportunity to all. So, what are these rangelands? These are large areas of land which are covered by grasses, shrubs, woodlands, wetlands, deserts, and they cover about 80 million square kilometers of area, or about 54% of terrestrial surface. Rangelands are often characterized by low and erratic precipitation, poor drainage, rough topography, and low soil fertility. So they are important for storing carbon, providing habitats for wildlife. They also support world's largest rivers and wetlands. They also keep carbon in the ground. They also support many ecosystem services like grazing, wildlife habitat, watershed health, recreational opportunities. These areas also account for 1/6 of global food production, okay, and nearly 1/3 of the world's carbon reservoir. So, as per this report, half of the world's rangelands are degraded due to climate change, population growth, and land use change and growing farmlands. So if we look at India-specific observations, pastoralists contribute to Indian economy through livestock rearing and milk production, and they contribute about 4% of national GDP and 26% of agricultural GDP. So pastoralists need better recognition of their rights and access to markets. So although their exact number is in India is unknown, it is estimated that there are 20 million or more people in pastoralist communities. Pastoralists are a marginalized community with little influence on policy decisions. Less than 5% of our grasslands fall within protected area. Some laws like the Forest Rights Act have helped pastoralists obtain grazing rights across the states in our country. And this report has also noted that there is a gradual shift towards recognition of the socio-ecological role of rangelands and pastoralism in India.
So the next topic is surplus of the RBI. This topic is important for your economy section. So in a big boost to fiscal position of the government, Central Board of RBI has approved a transfer of 2.11 lakh crore as surplus or dividend. So this surplus transfer to government is a 141% jump over last year's dividend. Okay, so there is this list contains the total dividend paid by RBI to the government in the last few years. So how does RBI make profit? Otherwise, you know that dividend is only paid out of the profit that a company generates. But how does RBI make profit? So RBI is a full service central bank. It just does not maintain inflation and prices only, but it also manages the borrowing of government of India and state governments. It also supervises or regulate banks, non-banking financial companies. It manages the currency and payment systems. In carrying out their operations, RBI make profits. It's like it generates income from the returns it earns on foreign currency assets. It also holds bonds and treasury bills in other banks or top rated securities and deposits with other central banks. It also earns interest on holdings of rupee denominated government bonds or securities. Okay, so you know that RBI is not a commercial organization, so that's why it is owned by government of India. So it pays a dividend to the owner, that is the government, out of the profit that it generates. Actually, RBI was promoted as a private shareholders bank in 1935, but it was nationalized in 1949. So RBI transfers the surplus, that is the excess of income over expenditure, to the government in accordance with Section 47 of RBI Act. So the next topic is Naegleria fowleri. So this topic is important for your social issues. So recently, a 5-year-old girl undergoing treatment for primary amoebic meningoencephalitis, which is a rare infection caused by Naegleria fowleri or brain-eating amoeba, has died at the government hospital in Kozhikode. So Naegleria fowleri is a free-living amoeba or single-celled living organism which lives in warm fresh water and soil around the world, and it infects people when it enters the body through the nose. Higher temperatures of up to 46 degrees are conducive for its growth. This amoeba can be found in warm fresh water like lakes and rivers. It enters the body usually when people are swimming. Then it travels up to the brain where it destroys the brain tissue and causes swelling. So what is primary amoebic meningoencephalitis? It is a rare brain infection which is caused by Naegleria fowleri. It is also non-communicable, and people cannot get infected with Naegleria fowleri from drinking water contaminated with amoeba. So in the initial stage, the symptoms include headache, fever, nausea, and later on, ultimately the person slips into the state of coma. Most people with PAM die within 1 to 18 days after the symptoms begin. So currently there is no effective treatment available of this disease. So doctors treat it with a combination of drugs including amphotericin B, azithromycin, fluconazole, rifampin, etc. Okay. So the next topic is International Booker Prize. This topic is important for your art and culture section. So recently, Kairos by Jenny Erpenbeck, which has been translated by Michael Hoffman, has won the International Booker Prize 2024. This award is awarded annually for the final single work of fiction from around the world which has been translated into English. This prize began life in 2005 as the Man Booker Prize, and it was initially a biennial prize for a body of work, and there was no stipulation that the work should be written in a language other than English. This prize aims at to encourage more reading of quality fiction from all the world, and the eligible work of long-term fiction written originally by an author of any nationality and published in the UK or Ireland is the eligibility criteria. The prize money is £50,000, which is divided equally between author and the translator. So the next topic is PM Wani scheme. This topic is important for your governance section. Public Wi-Fi hotspots under the PM Wi-Fi access network interface scheme are nearing the 2 lakh mark in the country. So this scheme was launched by Department of Telecommunication in December 2020 to provide affordable and high-speed internet connectivity to the public in rural and remote areas of the country. This scheme aims to establish a public Wi-Fi network across the country through the creation of Wi-Fi access points, which have been set up by public data offices. These
Wi-Fi access points operate on an open architecture system, allowing multiple service providers to offer their services to the public through a single platform. So this scheme or this ecosystem consists of four parts. First is the public data office, which establishes the Wi-Fi hotspots and provides internet access to users. Then there is public data office aggregator, which provides authorization and accounting services to the public data offices. Then we have this app provider who will develop an application to register user. Then there is one central registry which is overseen by Center for Development of Telematics, and it maintains details of all app providers, PDOs and PDOAs. So to access internet through public hotspots under the scheme, one needs to download the relevant app, and the user can then choose from available connections and make payment to use the network. Okay, and the user can access the network until his or her balance is exhausted. So the next topic is section 436A of CRPC. This topic is important for your governance section. Supreme Court has recently reiterated that the benefit of section 436 of the CRPC is also applicable to those who are accused of money laundering. So this section was introduced in the CRPC 1973. So a person who has spent one half of the maximum period of the prescribed sentence as an under trial shall be released on bail. This section states that. And it states that when a person has, during the period of investigation, inquiry or trial under this CRPC of an offense under any law, the law should not be having a death sentence, will be released from detention if he's an under trial and he has completed one half of the maximum period of imprisonment specified for that particular offense. But there is an exception, like if the court, after hearing the public prosecutor and the reasons given in writing, orders the continued detention of that person, then of course this application would not be available. And in computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by this accused shall be excluded. Okay, otherwise the accused would continue to delay the proceedings so as to get the benefit of it. Supreme Court has also held that section 436A would apply to the special acts also in the absence of any specific provision, or until that particular, let's suppose this PMLA does not specify that section 436A benefits would not apply. Okay. So the next topic is International Criminal Court. This topic is important for your international relations. So ICC prosecutor is seeking arrest warrants for Israeli Prime Minister, Defense Minister and 3 Hamas leaders for war crimes. So what is ICC? It's a permanent judicial body established by the Rome Statute in 1998, and which is the founding treaty also. So its headquarters is located in Hague, that is in Netherlands. 123 nations are state parties to this Rome Statute, but there are notable exceptions including US, China, Russia and India. So the court is funded by contributions from the state parties and by voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations and other entities. The court has 18 judges. The presidency consists of 3 judges. Then there is one important office of the prosecutor, which is responsible for receiving referrals and any substantiated information on crimes within the jurisdiction of the court. So where does the jurisdiction of the court lie? The ICC handles prosecutions of individuals, unlike the ICJ, which hears disputes between the states. ICC is only competent to hear a case if the country where the offense was committed is party to the Rome Statute, or the perpetrator has the country of origin which is party to the Rome Statute. ICC may only exercise its jurisdiction if the national court is unable or unwilling to do so. ICC only has jurisdiction over offences which have been committed after ICC came into force in 2002. While of course ICC is not part of the UN, it has a cooperation agreement with it. Okay. Even the UN Security Council can refer the situation to ICC, granting its jurisdictions. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.